नौकर भीमा चुपके से राजकुमारी के कमरे में दाखिल होता है। विचारों में खोई राजकुमारी की नजर जब नौकर के ऊपर पड़ती है तो वो भड़क कर गुस्से में चिल्लाने ही वाली थी कि नौकर भीमा बोल पड़ता है, माफ कीजिएगा राजकुमारी जी, जो ऐसे अचानक बिना इजाजत के आपके कक्ष में चला आया, पर बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे ऐसे आना पड़ा। भीमा की बात सुन राजकुमारी थोड़ी शांत हुई और बोली, बताइए काका, ऐसी क्या बात है जो आप इस तरह मेरे कक्ष में आए। तब नौकर भीमा राजकुमारी तारा के आगे राजा के सुबह महात्मा जी से मिलने वाली बात से लेकर उनके दिए झूठे संदेश को लेकर प्रतापगढ़ जाने तक की पूरी घटना विस्तार पूर्वक कह सुनाता है और कहता है, माफ कीजिएगा राजकुमारी जी, छोटा मुंह बड़ी बात, पर जो पिता अपनी बेटी को उसके गौने के समय उसकी ससुराल न भेजकर वहां उसकी मृत्यु का झूठा संदेश भिजवाता है, उसके मन में कुछ तो बहुत ही घिनौना षड्यंत्र चल रहा है। नौकर भीमा की सारी बात सुन राजकुमारी तारा के पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है। आगे नौकर भीमा कहता है, बेटी, नादान उम्र में ही आपकी स्वर्गीय माताजी के साथ मैं यहाँ विलासनगर में आ गया था। तब से मैं हमेशा उनके प्रति पूरा वफादार रहा हूँ। जब आप छोटी बच्ची थीं, तब मैंने आपको अपनी गोद में खिलाया है, इसलिए जब मुझे ये सब पता चला तो आपको बताना जरूरी समझा। अब मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर भीमा वहाँ से चला जाता है। राजकुमारी तारा के ऊपर तो जैसे आसमान टूट पड़ा था। वो बेचारी खड़ी खड़ी जम गई। झरने की तरह उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। उसका दिमाग एकदम से सुन्न पड़ गया था। एक बार के लिए तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने पिता के बारे में कुछ भी अनाप शनाप सोचे जा रही है। कोई पिता इतना नीच कैसे हो सकता है, पर नहीं, उसने जैसा सोचा वो सब बिल्कुल सही था। सभी तार उसके दिमाग में जुड़ने लगे। वो खुद को उस आम के पेड़ से और अपने पिता को पेड़ के मालिक से जोड़कर देखने लगी। उसे समझते देर न लगी कि क्यों उसके दुष्ट बाप ने उसकी ससुराल में उसकी मौत का झूठा समाचार भिजवाया है। जब उसकी माँ जीवित थी तो उसने अच्छे से राजकुमारी को उसके पिता की आदतों से अवगत करवाया था, लेकिन वो इतना गिरा हुआ और इतना नीच हो सकता है, उसकी सोच इतनी गंदी हो सकती है, ऐसा वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। कुछ देर तक राजकुमारी अचेत अवस्था में बैठी आंसू बहाती रही। फिर उसने विचार किया कि अब उसका यहाँ एक पल भी रुकना उचित नहीं है। उसका दुष्ट पिता कभी भी यहाँ आ सकता है, पर इतनी रात को वो जाएगी कहाँ। अंततः राजकुमारी ने फैसला किया कि चाहे वो कहीं भी जाए, पर यहाँ तो अब और एक पल भी नहीं रुकेगी। बड़ी हिम्मत करके राजकुमारी ने खुद को संभाला। उसने कुछ वस्त्र और कीमती जेवरात अपने साथ लिए और बिल्कुल साधारण से वस्त्र पहनकर जब वो महल के द्वार पर पहुंची तो वहां मौजूद पहरेदार उसे रोक लेते हैं। कौन हो तुम और अंदर क्या कर रही थी? आज तो महाराज ने सबकी छुट्टी कर रखी थी ना। पहरेदारों की बात सुन राजकुमारी तारावती ठिठक कर रुक जाती है। पहरेदारों को चकमा दे। राजकुमारी तारावती बाहर तो आ गई, पर अब उसके सामने उससे भी बड़ी समस्या ये थी कि आखिर इतनी रात को वो कहाँ जाए। थोड़ी दूर चलने पर राजकुमारी को एक खंडहर नुमा घर दिखाई दिया। राजकुमारी तारावती ने सोचा, आज की रात यही काट लेती हूँ, सुबह होने पर ही कहीं जाऊंगी। इसी सोच के साथ राजकुमारी उस वीरान पड़े घर के अंदर जाकर एक जगह बैठ गई। उसे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। कहा तो वो महलों में रहने वाली राजकुमारी थी और कहा अब अपने उस दुष्ट पिता के कारण खंडहरों में रात काटनी पड़ रही है। ऐसे ही बैठे बैठे उसकी रात कट जाती है। जब सुबह का थोड़ा उजाला दिखा तो राजकुमारी फिर से चल पड़ती है। उसे इस बात की चिंता भी थी कि अगर उसका दुष्ट बाप उसके कमरे में आया तो उसके वहां न मिलने पर उसकी खोज शुरू हो जाएगी। इसलिए वो जल्दी से जल्दी जितनी दूर हो सके जाना चाहती थी। राजकुमारी तारा पूरी तेजी के साथ दिशाहीन आगे बढ़ती जा रही थी। इधर जब सुबह हुई तो जैसा राजकुमारी ने सोचा था वैसा ही हुआ। राजा मदन पाल सुबह होते ही उसके कमरे में आया। जब उसे वहां राजकुमारी नहीं मिली तो उसकी छाती पर तो सांप सा लेट गया। पूरे महल में राजकुमारी की तलाश की गई, पर वो कहीं नहीं मिली। मिलती तो जब वो वहां होती। निराश राजा मदन पाल हाथ मलता रह गया। चलते चलते राजकुमारी तारा जब थक गई तो पास ही दिखाई दे रही एक नदी के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए बैठ गई। प्यासी राजकुमारी जब नदी से पानी पीने लगी तो उसे पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई देख उसे अपने सुंदर रूप से घिन आने लगी। सोचा ऐसा रूप किस काम का जिसे देख अपने ही हैवान बन जाए। अगर वो कुरूप पैदा हुई होती तो शायद उसे आज ये दिन ना देखना पड़ता। टूटी हुई आत्मा और थके हुए शरीर के साथ राजकुमारी वहीं बैठी रही। अचानक उसके मन में ख्याल आया, क्यों ना वह अपनी ससुराल चली जाए और उसके साथ जो बीता है वो सब उनके आगे बयान कर दे। फिर सोचने लगी, किस मुंह से उन्हें ये सब बताऊंगी और क्यों वो मेरा यकीन करेंगे। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना इस पापी रूप को ही खत्म कर दिया जाए। ना रूप रहेगा और ना कोई इसका चाहने वाला। क्रूप स्त्री को कोई भी तंग नहीं करेगा।
इसी सोच के साथ राजकुमारी तारा ने अपने पूरे शरीर पर कालिख पोत ली